नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी को देखते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी यानी डीएम ने बुधवार रात आदेश जारी कर 12वीं तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया है। इसका मकसद खराब मौसम में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोपहर के बाद मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इस तरह के मौसम में बच्चों का घर से स्कूल आना जाना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी भर जाता है या ट्रैफिक रुक जाता है। डीएम ने आदेश में कहा है कि यह कदम सिर्फ बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। स्कूल बंद रहने के दौरान अगर चाहें तो ऑनलाइन कक्षाएं ली जा सकती हैं, लेकिन ऑफलाइन कक्षाएं नहीं होंगी। आदेश का पालन न करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह पानी भर गया है और यातायात बाधित हो रहा है। नगर निगम की टीमें पानी निकालने में लगी हैं, लेकिन लगातार बारिश से दिक्कतें बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने और अनावश्यक बाहर ना निकलने की सलाह दी है। साथ ही बिजली गिरने से बचाव के लिए भी चेतावनी दी है। प्रशासन ने नगर निगम, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन टीम को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम की अपडेट पर ध्यान दें, सुरक्षित जगह पर रहें और बारिश या बिजली गिरने के दौरान खुले मैदान या पेड़ों के नीचे ना जाएं। कुल मिलाकर लखनऊ में आज का दिन बारिश और मौसम की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। प्रशासन सतर्क है और लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने शिक्षा विभाग का आने वाले समय का प्लान बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएं, ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने बताया कि कॉलेजों में पढ़ाई के साथ साथ अच्छी सुविधाएं, आधुनिक प्रयोगशालाएं और योग्य शिक्षक भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार चाहती है कि यहां से निकलने वाले छात्र सीधे नौकरी या अपने व्यवसाय के लिए तैयार हों। इसके लिए उद्योगों और निजी संस्थानों के साथ मिलकर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आशीष पटेल ने यह भी कहा कि सरकार छात्रों की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए सीट के आधार पर फीस तय करने की योजना बनाई जा रही है। इस फैसले से पढ़ाई की गुणवत्ता बनी रहेगी और फीस भी सभी परिवारों के लिए किफायती होगी। इस योजना से खासकर गांव और छोटे कस्बों के छात्रों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई अपने जिले में होने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर पढ़े लिखे और प्रशिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे प्रदेश में उद्योग और कारोबार भी तेजी से बढ़ेंगे। मंत्री ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री के सबके लिए शिक्षा और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में मदद करेगा और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को तकनीकी शिक्षा का मजबूत केंद्र बना देगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सरकार ने गांव और शहरों के विकास के लिए नया फैसला पेश किया है। छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें विधानसभा में रखी गई हैं और अब सरकार इन्हें लागू करेगी। इस नए नियम के तहत अब गांव और शहरों को उनकी आबादी के हिसाब से विकास का बजट दिया जाएगा। यानी जहां आबादी ज्यादा होगी वहां ज्यादा पैसा मिलेगा, ताकि वहां की जरूरतों के अनुसार विकास के काम हो सकें। पहले कई बार ऐसा होता था कि छोटे इलाकों को ज्यादा बजट मिल जाता था और बड़े इलाकों को कम, जिससे वहां के काम पूरे नहीं हो पाते थे। लेकिन आबादी आधारित बजट से अब यह समस्या खत्म होगी और सबको उनकी जरूरत के हिसाब से पैसा मिलेगा। गांव में इस बजट से सड़क, पानी, बिजली, सफाई, स्कूल और अस्पताल जैसी जरूरी सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क और दूसरी सुविधाओं को सुधारा जाएगा। इस कदम से पंचायतों और नगर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा, ताकि वे अपने इलाके में विकास के काम खुद तय कर सकें और बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। साथ ही पैसों के सही इस्तेमाल पर निगरानी रखना भी आसान होगा। सरकार का मानना है कि यह योजना प्रदेश के समान और संतुलित विकास की दिशा में बड़ा कदम है। इससे गांव और शहर दोनों की जिंदगी बेहतर होगी और हर जगह विकास का फायदा बराबर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नदी ने रौद्र रूप ले लिया है, जिससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अब तक 100 से ज्यादा गांव टापू बन चुके हैं, यानी चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं। इन इलाकों में पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। बाढ़ से करीब 30,000 परिवार प्रभावित हैं और लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। कन्नौज में गंगा का पानी तेजी से बढ़कर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। अगर जलस्तर और बढ़ा तो निचले इलाकों में पानी भरने लगेगा। फर्रुखाबाद में हालात और भी गंभीर हैं।
यहाँ गंगा का जलस्तर पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नदी किनारे के गांव में पानी घुस चुका है, खेतों की फसलें डूब गई हैं और मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव के काम तेज कर दिए गए हैं। नावों से खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। प्रभावित इलाकों में राहत शिविर भी लगाए गए हैं। फिलहाल पानी घटने के कोई संकेत नहीं है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। ये बाढ़ न सिर्फ लोगों की जिंदगी बल्कि फसलों और मवेशियों के लिए भी खतरा बन गई है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और चेहल्लुम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा सकें। सुरक्षा के तहत माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर और ड्रोन जैसे मानव रहित विमानों पर खास नजर रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में इनकी उड़ानों पर रोक या कड़ी निगरानी रहेगी ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि ना हो सके। स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष सुरक्षा इंतजाम होंगे। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित सभी प्रमुख मंदिरों में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। चेहल्लुम के मौके पर जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से होगी। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाएगी और सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया विभाग को लगातार जानकारी जुटाने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार और पुलिस का उद्देश्य है कि सभी त्योहार सुरक्षित, शांतिपूर्ण और बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हों, ताकि लोग निश्चिंत होकर उत्सव मना सकें। उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में एक पार्क में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति का शव सड़ी गली हालत में पेड़ से लटका मिला। शव मिलने के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले मनोज के रूप में हुई। शव की हालत देखकर अंदाजा है कि मौत को कई दिन हो चुके हैं, क्योंकि शरीर बुरी तरह सड़ चुका था। स्थानीय लोगों से पूछताछ में किसी ने भी मृतक को हाल ही में इलाके में नहीं देखा था। पुलिस को शक है कि यह मामला आत्महत्या भी हो सकता है या फिर हत्या कर इसे आत्महत्या जैसा दिखाया गया हो। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत की असली वजह पता चल सके। पुलिस मृतक के परिवार और परिचितों से भी बात कर रही है, जिससे घटना की पूरी कहानी सामने आ सके। इस घटना के बाद इलाके के लोग डरे और चिंतित हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही तय होगी और सुरक्षा के लिए पार्क व आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। गोरखपुर के खजनी इलाके में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब यहां की पुरानी वार्डन को फिर से नियुक्त करने की कोशिश हुई। जैसे ही छात्राओं को इस बारे में पता चला, वे विरोध में खड़ी हो गईं। छात्राएं स्कूल से निकलकर लगभग 5 किलोमीटर तक दौड़ते हुए सीधे खजनी थाने पहुंच गईं। वहां उन्होंने पुलिस को बताया कि पुरानी वार्डन के कार्यकाल में उन्हें ठीक माहौल और जरूरी सुविधाएं नहीं मिलती थीं। उनका कहना था कि वे अब उनके साथ पढ़ाई नहीं करना चाहती। छात्राओं ने पुलिस और प्रशासन से मांग की कि पुरानी वार्डन की जगह किसी नई वार्डन को भेजा जाए ताकि उन्हें सुरक्षित और अच्छा माहौल मिल सके। उनका आरोप था कि पहले के समय में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था और वे फिर से वैसा माहौल नहीं चाहती। मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को शांत करने की कोशिश की। अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले की जांच होगी और फैसला उनके हित में लिया जाएगा। फिलहाल पुरानी वार्डन को पदभार में ही दिया गया है। प्रशासन ने अस्थायी तौर पर नई व्यवस्था की है ताकि पढ़ाई का माहौल सामान्य बना रहे। ये घटना बताती है कि छात्राओं की आवाज और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेना कितना जरूरी है, खासकर आवासीय विद्यालयों में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इन दिनों उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर लगातार 24 घंटे की चर्चा हो रही है। इसमें सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर प्रदेश के लंबे समय के विकास की रूपरेखा पर बात कर रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस चर्चा पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर 2 पोस्ट किए। उन्होंने सीधे शब्दों में विरोध तो नहीं किया, लेकिन इशारों में सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाए। अखिलेश का कहना है कि सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट बनाना और लंबी बहस करना काफी नहीं है। सरकार को मौजूदा समस्याओं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की दिक्कतें और कानून व्यवस्था पर भी तुरंत काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जनता को सिर्फ भविष्य के सपनों से नहीं बल्कि वर्तमान की परेशानियों के समाधान से राहत मिलेगी।
सरकार का दावा है कि यह चर्चा उत्तर प्रदेश को 2047 तक देश का सबसे विकसित और अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर विस्तृत योजनाएं तैयार की जा रही हैं। अखिलेश के ट्वीट के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष को रचनात्मक सुझाव देने चाहिए, जबकि सपा समर्थक इसे जनता की आवाज बता रहे हैं। अब देखना होगा कि यह चर्चा और बयानबाजी आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेती है। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। गाजीपुर से दिल्ली जा रही एक बोलेरो कार अचानक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड पर जा गिरी। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घटना चोपला कट पॉइंट के पास हुई। बताया जा रहा है कि तेज बारिश और फिसलन के कारण चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और गाड़ी एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे और दिल्ली अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। हादसा इतना तेज था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सभी सवार चोटिल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मदद की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस से सैफई की उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार 4 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि 2 की हालत थोड़ी गंभीर है, जिनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के समय तेज बारिश हो रही थी और सड़क फिसलन भरी थी, जिससे गाड़ी फिसलकर नीचे जा गिरी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि बारिश में गाड़ी की रफ्तार कम रखें और सावधानी से ड्राइव करें। यह हादसा इस बात की चेतावनी है कि बरसात के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का पावन त्योहार पूरे देश में 16 अगस्त को बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जो हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। इस अवसर पर मंदिरों और घरों में सुंदर सजावट, झांकियां, भजन कीर्तन और विशेष पूजा होती है। प्रयागराज में जन्माष्टमी पर खास तैयारियां की जाएंगी। प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगेगी। भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक होगा, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाएंगे। इसके बाद 56 भोग अर्पित किए जाएंगे, जिनमें मिष्ठान, फल, माखन मिश्री और कई स्वादिष्ट व्यंजन शामिल होंगे। भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं और दिन भर भजन, पूजन, कथा सुनने और भगवान के स्मरण में समय बिताते हैं। रात 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तब विशेष आरती और जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस समय मंदिरों में शंख, घंटियां और ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ जोरदार जयकारे गूंजते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने से 1000 एकादशी के बराबर पुण्य मिलता है। इस दिन विष्णु नाम का जप करने और भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह उनका प्रिय भोजन है। यह त्योहार केवल भगवान के जन्म की याद नहीं दिलाता, बल्कि उनके उपदेशों और आदर्शों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा भी देता है। गीता में श्री कृष्ण ने धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। इसी भाव के साथ 16 अगस्त 2025 को प्रयागराज सहित पूरे देश में भक्ति और आनंद का अद्भुत वातावरण देखने को मिलेगा। मेरठ के फलावदा में एक दिलचस्प और हाई वोल्टेज मामला सामने आया। एक युवती अपने प्रेमी के घर शादी की मांग लेकर पहुंच गई, जिससे थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में यह घटना चर्चा का विषय बन गई। जैसे ही मामला पुलिस तक पहुंचा, दोनों परिवारों को बुलाया गया। शुरू में दोनों परिवारों में थोड़ी नाराजगी और असमंजस की स्थिति रही, लेकिन बातचीत और समझौते के बाद दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए। पुलिस ने बताया कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना काफी अलग और साहसिक है, क्योंकि युवती ने खुद अपनी प्रेमी के घर जाकर शादी की मांग रखी। पुलिस ने केवल यह सुनिश्चित किया कि सभी पक्ष कानून और नियमों के अनुसार संतुष्ट हैं और किसी तरह की परेशानी नहीं है। युवती और उसके प्रेमी ने अपने परिवारों के सामने अपने प्यार और इच्छाओं को साफ तौर पर रखा। परिवारों ने स्थिति को समझते हुए जल्द ही समाधान निकाल लिया। अब दोनों की शादी की तैयारियां चल रही हैं। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह कहानी प्रेम और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को भी दर्शाती है। ये दिखाती है कि अगर दोनों पक्ष समझदारी और सम्मान के साथ बातचीत करें, तो किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। मेरठ के फलावदा में यह मामला युवाओं और परिवारों के लिए एक प्रेरणा बन गया है, जो ये सिखाता है कि प्यार, समझ और सहमति के जरिए खुशियों भरी शुरुआत संभव है। बाराबंकी में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। यहाँ एक महिला अपने 2 छोटे बच्चों के साथ गोमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला और बच्चों के शव बरामद कर लिए। पुलिस के अनुसार महिला ने सुसाइड नोट लिखा था। इसमें उसने अपने सास ससुर और देवर पर आरोप लगाया कि वे जेवर और पैसे के लिए उसे और उसके बच्चों को परेशान करते रहे। महिला ने लिखा कि पारिवारिक झगड़े और मानसिक तनाव ने उसे इस दुखद कदम के लिए मजबूर किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला पहले से मानसिक रूप से परेशान थी। वह अक्सर परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले दबाव और झगड़ों से तंग रहती थी। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल बना दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट में लिखी बातों और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। यह दुखद घटना यह भी दिखाती है कि घरेलू प्रताड़ना और पारिवारिक विवाद कितने गंभीर परिणाम ला सकते हैं। समाज में मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। परिवार और समाज में सही समझ और सहयोग की कमी इंसान को इतना दुखी और अकेला कर सकती है कि वह अपने जीवन और बच्चों के जीवन को खतरे में डाल दे। बाराबंकी की यह घटना पूरे इलाके में दुख और चिंता फैलाने वाली है। पुलिस अब पूरी जांच कर रही है ताकि परिवार और समाज में हो रहे इस प्रकार के संकटों की सही जानकारी सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सुल्तानपुर के कलान चौराहा पर बुधवार रात एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। यहां एक ऑटो रिक्शा में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय ऑटो चालक चौराहे पर सब्जी लेने के लिए खड़ा था। अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी, जिससे ऑटो में बैठे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान श्रीनाथ और विशाल तिवारी के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे ने पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल बना दिया। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ट्रक तेज गति से चल रहा था और चालक ने वाहन को ठीक से नियंत्रित नहीं किया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने की अपील की है। यह हादसा सड़क सुरक्षा और तेज गति के खतरों को स्पष्ट करता है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क नियमों का पालन न करने और तेज रफ्तार वाहन चलाने से अक्सर जानलेवा हादसे हो सकते हैं। सुल्तानपुर की ये घटना हमें याद दिलाती है कि सड़क पर हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। वाहन चलाते समय निर्धारित गति का पालन करना और अन्य लोगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस हादसे से सबक लेकर भविष्य में ऐसे दुखद घटनाओं को रोकने की कोशिश की जाएगी। गोरखपुर से अयोध्या और वहां से जनकपुर तक नई ट्रेन का इंतजार अभी भी जारी है। ये ट्रेन भारत और नेपाल के बीच यात्रा को आसान बनाने और धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित की गई थी। अगर ये ट्रेन शुरू हो जाती है तो अयोध्या और जनकपुर के बीच लोगों की यात्रा सरल और सुविधाजनक हो जाएगी। हालांकि रूट और टाइम टेबल तय होने के बावजूद अभी तक भारत और नेपाल सरकार के बीच अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और बार बार बदलाव के कारण ये योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। नेपाल की ओर से जरूरी मंजूरी नहीं मिल पाने के कारण ट्रेन शुरू नहीं हो पा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अब इस प्रस्तावित ट्रेन के लिए नया रूट और ठहराव तय करना होगा। पुराने योजना के अनुसार ट्रेन गोरखपुर से अयोध्या होकर जनकपुर जाती, लेकिन अब नई परिस्थितियों के अनुसार सभी स्टेशन, रूट और ठहराव फिर से तय करने होंगे। इसके साथ ही दोनों देशों की रेल और सीमा प्राधिकरणों को सुरक्षा, तकनीकी और संचालन संबंधी मामलों पर भी सहमति बनानी होगी। यात्रियों और पर्यटन उद्योग के लिए ये ट्रेन बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या आने वाले धार्मिक यात्रियों के लिए जनकपुर का मार्ग आसान होगा और नेपाल के यात्रियों के लिए भारत में यात्रा करना सरल होगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के सहयोग से ये परियोजना भविष्य में पूरी हो सकती है। फिलहाल नई ट्रेन के लिए इंतजार जारी है और राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिरता के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ये परियोजना भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने में मददगार साबित होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश को 2047 तक एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प ले चुकी है। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक प्रगति ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, पर्यावरण सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास को भी सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश विजन 2047 के तहत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में योजनाएं बनाई जा रही हैं। आर्थिक विकास के लिए उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर प्रदेश की प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाएगी। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित क्षेत्र, जल संरक्षण और स्वच्छता कार्यक्रम को तेजी से लागू किया जाएगा। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सड़कों, रेल, जलमार्ग, ऊर्जा, आवास और शहरी विकास योजनाओं पर काम किया जाएगा। इससे लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधरेगी और प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विजन सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें सभी हितधारकों की भागीदारी होगी। उत्तर प्रदेश विजन 2047 के माध्यम से प्रदेश को देश और दुनिया में अग्रणी और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के भविष्य के विकास और सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने स्पष्ट और सरल रणनीति तैयार कर ली है। लखनऊ में भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया। लगातार हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया। सबसे अधिक नुकसान विधान भवन के आसपास के इलाकों में हुआ, जहां पानी इतना बढ़ गया कि विधान भवन के अंदर भी पानी घुस गया। इस स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने सुरक्षा के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम जरूरी था। सड़कें भी जल भराव के कारण बंद हो गईं और कई जगह पानी घुटनों तक भर गया। इससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और लोग अपने घर या ऑफिस पहुंचने में मुश्किलों का सामना कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई घरों में पानी घुसने से उन्हें रात भर जागकर पानी निकालना पड़ा। कुछ इलाकों में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए, जिससे बिजली कटौती की समस्याएं बढ़ गईं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की। नगर निगम और आपदा प्रबंधन विभाग ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिए। नालियों की सफाई और पानी निकासी के काम किए गए ताकि जल भराव कम हो सके। राहत कर्मियों ने प्रभावित इलाकों में पानी पंप करने और जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। इस बारिश ने यह भी दिखा दिया कि शहर में जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन की बेहतर तैयारी की आवश्यकता है। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। नागरिकों से अनुरोध किया गया कि वे मौसम विभाग के अपडेट्स देखें और सुरक्षा उपायों का पालन करें। इस भारी बारिश के कारण लखनऊ के कई इलाकों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा।